वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। जो होना था, जिसका खदशा था, वो अब हो चुका है। शेक्सपियर कहता है द डीड हैज़ बिन डन, मगर अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे? भारत ने कल रात तारीकी का फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान पर कई मिसाइल हमले कर दिए, जिसमें 26 आम शहरी शहीद और 46 ज़ख्मी हो गए। भारत की जानिब से मुरीद के भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद पर हमला किया गया और सिविलियंस को टारगेट किया गया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरी कार्रवाई की और श्रीनगर समेत मुतअद्दिद अहम मुकामात पर भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 5 जहाज़ तबाह कर दिए। राफेल तैयारों की तबाही के बाद उनके शेयर्स की कीमत में नुमाया कमी भी देखी गई। पाक फौज की कार्रवाई इस कदर मुनज़्ज़म थी कि भारतीय फौजी अपनी चौकियां छोड़कर भाग निकले और अले सुबह सफ़ेद झंडे लहराकर रहम की भीख मांगते नजर आए। पाक फौज की कार्रवाई में भारत को अब तक क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा है, इस पर एक नज़र डालते हैं। पाक फ़िज़ाइया ने मुख्तलिफ मकामात पर भारत के 3 राफेल, 1 मिग-29 और 1 SU-30 जंगी जहाज़ मार गिराया। उसके अलावा पाक फ़िज़ाइया ने भारत के मुख्तलिफ जहाज़ों को फ़िज़ा से फ़िज़ा में मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए मार गिराया। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 7 ड्रोन्स को भी मार गिराया। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने भारत के 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। ये यूनिट आज़ाद कश्मीर की वादी के सामने मकबूजा कश्मीर में है। पाक फौज ने कोट खेकड़ा सेक्टर कोटली में दुश्मन को की एक पोस्ट थी, उसको तबाह कर दिया। पाक फौज ने LOC पर एक और सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत का जो ये हमला है उसको बुज़दिलाना कहा और पाकिस्तान को बारे में कहा कि वो भरपूर जवाब दे भी चुका है और मज़ीद देगा। लेट्स वॉच दैट। It clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. पाकिस्तान एयरफोर्स इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया. After they have released their weapons, only after that they were engaged and shot at. The Pakistan armed forces could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace, and also at no time none of Pakistan aircraft went into Indian airspace. आगे क्या होने जा रहा है? बहुत कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में। हमारे साथ फवाद चौधरी फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद हैं। एवाइज मार्शल इफ्तिखार गुल हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड ब्रिगेडियर मसूद खान। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। आई विल स्टार्ट विद यू फवाद चौधरी साहब। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में यही बात हुई थी, आप उस प्रोग्राम में थे कि ये हमला होना है। अब ये हमला हो गया है, क्या आपको लगता है कि किसी महाज पर ये रुकेगा या अब एक ऑल आउट वॉर की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये अब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब जिस तरह से अभी इंडिया को 2 नाकामियां तो हुई हैं। पहले तो देखिए ना, एक तो नरेंद्र मोदी समझ रहे थे कि वो शायद इस रीजन के इसराइल हैं कि वो जो बात भी करेंगे दुनिया उनसे उसके ऊपर दुनिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, बट उसके ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब इन्होंने कहा कि जी पहलगाम के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया है और इन्होंने अपने 100 एम्बेसडर्स जमा किए साउथ ब्लॉक में, तो उन्होंने कहा जी वो एविडेंस कोई बताएं हमें कि कैसे पाकिस्तान ने अटैक किया है। तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने, टेलीग्राफ ने सारा इनका मजाक उड़ाया कि आपने 100 बंदा जमा कर लिया, आपके पास था ही कुछ नहीं। उसके बाद फिर इनका ये ख्याल था कि जो एस्केलेशन है ये तो JD वैंस के होते हुए ये हुआ है, तो अमेरिका तो बिल्कुल पीछे खड़ा होगा। वो JD वैंस ने ही जाके स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा जी कि एस्केलेशन के हम हामी नहीं है। और इसके बाद यूरोपीय यूनियन को आपने जयशंकर का परसों का सुना ही होगा, जहां वो बड़े नाराज हैं यूरोप से और कह रहे हैं कि हमें प्रीचर नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए और आप हमें प्रीच कर रहे हैं ये वो। एक तो उनको इंटरनेशनल इनकरेजमेंट जो है वो नहीं मिली। उनको जो सबूत है अभी तक आप देखें ना, प्रॉब्लम ये है कि 4 लोग वहां पे आए, उन्होंने अटैक किया, वो चारों लोग अभी तक गायब है। कोई इंडिया में सवाल नहीं कर रहा अमित शाह से कि भाई तुम तो
200 किलोमीटर अंदर आके तुम्हारे 26 बंदे मार गए हैं, वो बंदे इंडिया में हैं, उनको तो पहले पकड़ो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले। लेकिन वहां का एक डोमेस्टिक माहौल बना दिया गया है जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये कि नरेंद्र मोदी जो है उनको गांधी और नेहरू से बड़ा साबित करना है, तो पाकिस्तान को शिकस्त देना जरूरी है। सो ये आपको आपके साथ प्रोग्राम में मैंने पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उसकी जो रिपरकशंस है वो मैंने डिस्कस भी की थी। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे, या अब मेरे ख्याल के अंदर जो यहाँ से ऑनवर्ड जो है, लॉट डिपेंड्स ऑन यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड बेसिकली सऊदी अरेबिया एंड यूएसए, जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया पर भी और पाकिस्तान पर भी, कि वो इसको आगे कैसे इसको कितना दबाव वो डालेंगे। राइट। एवाइज मार्शल इफ्तिखार गुल साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से परफॉर्म किया 2019 में? ये एक तासुर आया इंडिया के अंदर कि हमारे पास अच्छे जहाज़ नहीं हैं, फिर उन्होंने पैसा खर्च करके इक्विपमेंट लिया, जहाज़ खरीदे, और कल 3 रफ़ेल गिर गए। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की जहाज़ों की महारत है या उनकी अपनी महारत है? फरीहा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। आई विल स्टार्ट विद दिस दैट देयर इज़ अ सेइंग कि एवरी कमिंग जनरेशन has to be better than the previous one if you want to be a progressive nation. पाकिस्तान एयरफोर्स एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरे लिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जनरेशन इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत जो है, उनके जो पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एयर डिफेंस हैं, वो सब अलर्ट हैं और हाईली ट्रेंड है। इसमें हुआ यूँ है कि राफेल जहाज़ बुरा नहीं है, ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये लीबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में ये ट्राइड आउट एयरक्राफ्ट है और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब आप किसी अनाड़ी के हाथ में दे देंगे तो इसका हशर वही हुआ जो इस वक्त इंडिया ने कर दिया। इसका J-10C कंपैरेटिवली नया प्लेटफॉर्म है और हमने रिसेंटली इंडक्ट किया है, लेकिन हमारे पायलट्स की महारत और हमारे एयर डिफेंस की जो अलर्टनेस है, उन्होंने जो ही इन्होंने टेक ऑफ किया उन्होंने इनको पिकअप कर लिया। अब आजकल ज़माना, उस वक्त ये जो पुराने एयरक्राफ्ट थे उनमें तो वो होता था ना फेस टू फेस, अब तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, आप अपनी टेरिटरी में होते हैं, आपको बॉर्डर भी नहीं क्रॉस करना होता और यू कैन एंगेज ए टारगेट। जो इंडिया ने कोशिश की, उनके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स हैं वो 150 किलोमीटर तक शूट कर सकते हैं, और उनका ख्याल ये था कि वो हमारे मसाजिद को या कुछ और जगहों को करके और दे विल गेट अवे विद इट। और पाकिस्तान एयरफोर्स क्योंकि अलर्ट थी, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो हमारे वेपन्स हैं और जो हमारा बियॉन्ड विजुअल रेंज था वो 200 किलोमीटर से ऊपर है, तो उनको उन्होंने अपने, जिसमें वो कहते हैं ना कि घुस के मारा, उनको अपने घर में ही वहाँ पर तबाह कर दिया। और अब तो ये चीज़ बियॉन्ड डाउट है कि प्रूव हो गई है। उनके इंडिया टुडे वगैरह वहाँ पर से उनके क्रैश एयरक्राफ्ट पिकअप करते हुए और उनको ले जाते हुए देखा गया है। तो बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की, उनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट है और अब उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। राइट। सो बिगेरी साहब, ये तो एयरफोर्स की तरफ से हुआ, फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने उसी वक्त जवाब दिया, सुबह होने पर भारतीय चौकियों पर सफ़ेद झंडे लहराते हुए हम सब ने देखे हैं। अब यहाँ से वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर? अब क्या होगा? हमने जहाज़ गिराए, उनको उनके शदीद नुकसान दिया और चौकियों को उनकी तबाह किया, लेकिन हमारे बंदे शहीद किए गए हैं। सो अब पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ, देखिए, ये तो हमने डिफेंस में किया ना, हमने तो ऑफेंसिव पे हम तो गए ही नहीं है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है और हमारा लाइकली जो होगा, देखें कि दो एक इम्पोर्टेंट जो सीरियस वायलेशन हुई है वो है नीलम झेलम प्रोजेक्ट पे हिट किया, उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, दैट इज अ सीरियस वायलेशन। तो वो भी यकीनन कंसिडरेशन हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसका डिस्कस किया गया होगा, इसके यकीनन उसके पर कोई डिसीजन हुआ होगा। दैट इज वन सीरियस थिंग। सेकंड ये है कि देखें कि इन्होंने जब स्ट्राइक्स किए हैं, जिस तरह अहमदपुर शर्किया था या मरीदके में, और वहाँ पर कहा टेररिस्ट है, तो हमारे पास भी ऑप्शन है। एंड वी नो कि टेररिस्ट कैंप्स हमारे अगेंस्ट कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, अब चाहे वो अफगानिस्तान में है या इंडिया में है, और जिसमें ब्रास को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और फितना और खारिज को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं।
सो हम वहां पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। सो हम वी रिजर्व द राइट, और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि हमारे हक बनता है, आर्टिकल 51 की बात हो रही है यूनाइटेड नेशन चार्टर की, जिसके बाद से हम ये कर सकते हैं। सो देयरफॉर ऑप्शंस हमारे लिए सारे ओपन हैं। और वैसे जिम्मेदारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की बनती, दे हैव फेल्ड, बिकॉज पाकिस्तान ने अपना केस तो पेश कर दिया था इनिशियली, और उनको बताया भी था कि भाई इसमें क्रेडिबल और जो न्यूट्रल आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, हम उसके लिए फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी बातचीत हुई, दे सपोर्टेड पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बात नहीं की। और पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि स्ट्राइक्स लाइकली इमिनेंट, इसके बावजूद वो चुप रहे हैं। तो वो इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब जब ये सारा कुछ हुआ है तो इसके बाद तो ट्रम्प ने कहा इज अ शेम। और इसके अलावा जो सेटबैक्स हुई हैं, मोदी तो अभी जिस तरह है ना, वो किसी को ही कैन नॉट फेस, तो हजीमत क्या है, वो तो दे हैव बीन डिसग्रेस्ड। इंडिया ने अपने चक्कर में क्रेडिबिलिटी फ्रांस की भी तबाह कर दी है। और जिस तरह एवियन साहब बता रहे थे कि देखें, अच्छा जहाज से इट इज मैन बिहाइंड द गन, जो हमारे प्रोफेशनल हमारे एयरफोर्स को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। राइट राइट। सो बट लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत कहा करते थे कि फ्लैश पॉइंट कश्मीर है पाकिस्तान इंडिया के बारे में। आप अभी भी वही फ्लैश पॉइंट है। ये जितनी भी लड़ाई हो जाए, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, ये मामला हल नहीं होंगे। सो डी एस्केलेट कैसे होगा? देखिए, मैं अभी अल अरेबिया के ऊपर था, एक जनरल साहब हैं, जनरल सतेश इंडिया के, उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो किया गया है इसका मतलब ये है कि अब हम परमानेंट डेटरेंस चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कर्ज कर रहा था कि देखिए, परमानेंट डेटरेंस जो है उसके लिए आपको बुनियादी मसला हल करना पड़ेगा। जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते, अब प्रॉब्लम देखिए क्या हुआ है। अब ये जब आप वीडियो देखती हैं इसकी, पहलगाम का जो अटैक हुआ है, ये कुछ 2-3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर का एक इलाका है। इसके चारों तरफ घना जंगल है। अब मुझे बताएं ना, बाहर से जाके बंदा कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं? अब ये जब से वहां पे अफजल गुरु साहब की शहादत हुई है, वानी की शहादत हुई है, वहां लोकल ग्रुप्स खड़े हो गए हैं। नरेंद्र मोदी का ख्याल ये था कि हम जोर जबरदस्ती से वहां पे कोरिजन से, बंदूक से हम कश्मीर की पॉपुलेशन को जब रखेंगे और फिर पैसे भी लगा देंगे तो वहां पे तो मसला हल हो जाएगा। देखिए, इस तरह नहीं होता, ह्यूमन साइकी के खिलाफ है। आप जब तक जबर फस्तायत के ऊपर बुनियाद रखेंगे अपने इक़्तिदार की, ये एक बुनियादी मसला है। 1947 में एक असूल तय हुआ कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान के पास जाएंगे और उनको ऑप्शन दी जाएगी, यानी कि इंडिया या पाकिस्तान में जाने से, और जो हिंदू मेजॉरिटी है वो इंडिया के साथ जाएगी। कश्मीर के मामले में आपने इस बुनियादी असूल को वायलेट किया हुआ है। पॉपुलेशन वहां की आपके साथ है नहीं, रोजाना कुछ ना कुछ हो जाता है। आपको अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए जो है वो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस तरह की बातें जो है वो करनी पड़ती हैं। सो जब तक आपको, और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मेरे नज़र में अब भी हिंदुस्तान को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, एंगेजमेंट जो है वो वहीं से शुरू करें जहां मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ साहब की जो एंगेजमेंट है वो ब्लॉक हुई थी। वहां से आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। उन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम आ गए थे, और ये उसमें ये पानी का इशू भी शामिल था, उसमें चीजें भी शामिल थी, सियाचिन भी शामिल था। वहां से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि मसला परमानेंटली रिजॉल्व हो। अदरवाइज देखें, आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान किस तरह से लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा? वहां कुछ ना कुछ होना ही है, उसका जो रद्द अमल है वो यहाँ आना ही आना है। राइट। सो एग्जैक्टली कल रात हुआ क्या था? प्रिया, मैं आपकी इजाजत से मैं एवीएम साहब के सामने एक सवाल भी रखना चाह रहा था। जरूर रखिए। कि हाँ, मैं सर जरा समझना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो आयरन डोम है जो कि लगाया हुआ है इजराइल ने, और वो मिसाइल उसको क्रॉस नहीं कर सकते। एक हमने भी चाइना से सिस्टम लेके लगाया था कि ये मिसाइल वगैरह जो है उसको हम काउंटर कर सकें। एक तो मैं समझना चाहता हूँ कि वो सिस्टम जो है उसकी क्या पोजीशन है, और सेकेंडली ये जो अभी राफेल जहाज की तो तस्दीक जो है वो राफेल कंपनी ने भी कर दी है कि वो गिरा है। तो ये जो PL-50 मिसाइल है जिससे उसको निशाना बनाया गया है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है या ये एयर टू एयर मिसाइल है? इस पे थोड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आई एम कमिंग बैक टू यू। एक मैं क्विक ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद सवाल पूछते हैं वाइस मार्शल इफ्तिखार गुल साहब से, राइट आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक। के वाइस मास्टर इफ्तिखार गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सुना फवाद चौधरी साहब ने किए, आप ज़रूर उनका आंसर करें। एंड देन आई हैव सम मोर क्वेश्चंस। अगर आप जवाब देना चाहें। उन्होंने पूछा है कि किस तरीके से उनको टारगेट किया गया है राफेल्स को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल फवाद साहब, पहले सवाल ये है कि PL-15 जो ये एक, इसको हम कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसकी 200 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज है, और जो इंडिया के पास हैं उनके पास भी ये हैं, लेकिन उनकी 150 किलोमीटर्स तक है। और जो आपने सवाल कहा कि वो आयरन डोम और दूसरी चीज़ें, उसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स तो पाकिस्तान एयरफोर्स नेचुरली अपनी वो उनकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होंगी, लेकिन आप ये समझ लें कि इन्होंने प्लान किया और उसकी प्लानिंग हमें पहले पता लग गई। इन्होंने अभी टेक ऑफ नहीं किया था कि हमें इंफॉर्मेशन आ गई। और हमारे जो अब एयरफोर्स में 3 एलिमेंट होते हैं। एक है आपका पायलट जो नेचुरली फ्रंट लाइन पे है, फिर आपके इंजीनियर्स हैं और आपके एयर डिफेंस हैं। एयर डिफेंस सेंसर जो होते हैं वो नज़र रखते हैं। हमारी जो बॉर्डर है इंडिया के साथ तकरीबन 3000 किलोमीटर्स है। अब उसको पूरा सील करना तकरीबन नामुमकिनात में से है, लेकिन उस पर नज़र रखी जा सकती है और वो नज़र रखी जा रही है। और फिर आ जाता है हमारी इंजीनियरिंग की जो है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म हैं, हमारे पास J-10C ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और राफेल भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और उसमें जो उसकी जो टेक्निकल रिलायबिलिटी है और उसकी जो वेपनरी है और एवियोनिक्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और आजकल ज़माना भी टेक्नोलॉजी का है, और दूसरी साइड इंडिया के पास भी वही है। लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसमें वो गड़बड़ कर गए। उन्होंने वहाँ से टारगेट तो कर लिया, लेकिन उनको फिर जाने का मौका न मिला, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अगर वो चाहते तो इनके 10 या 12 जहाज़, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे DGISPR ने कहा, वो ज़्यादा जहाज़ भी गिरा सकते थे। लेकिन उन्होंने वैसे ये मुझे समझ नहीं आई कि हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों किया। जी नहीं, मैं ये तो नेचुरली कमांड जो लोग करते हैं उनको उनकी अपनी डायनामिक्स होती हैं। आम आदमी जैसे मेरी तरह और आपकी तरह जो होगा, हम तो कहेंगे कि जाके ईंट का जवाब पत्थर से दे। और मेरा ख्याल है वो वक्त आ रहा है कि इंडिया जो रेस्ट्रेंट की ज़बान और जो शराफत की ज़बान वो नहीं समझता। उसकी जो असूल हैं वो हिंदुत्व के चक्कर में वो पागल हुए हैं, और उनको ये समझाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल है उन्हें इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसका ख्याल रखना होता है। और एक्चुअली पाकिस्तान इज़ नॉट अ वॉर मॉन्गर। हम लोग जंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम लोग पीसफुल लोग हैं। लेकिन हम अगर वो हमला करेंगे तो उसका जवाब बिफिटिंग जवाब दिया जाएगा। ठीक है बिगिनर साहब, आप पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? हमें आपने कहा कि पाकिस्तान ज़रूर रिटेलिएट करेगा, लेकिन क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? किस तरीके से ये रिटेलिएशन हो सकती है, कंसिडरिंग कि अभी कहा AVM साहब ने कि जो नॉर्म्स हैं, जो डेकोरम है, जो इंडिया ने फॉलो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान उनको एडेयर करता है। देखिए, पाकिस्तान डेकोरम जो है वो फॉलो इसलिए कर रहे हैं ना, हम सिविलियन टारगेट्स पे नहीं जा रहे हैं, हम मिलिट्री टारगेट्स पे जा रहे हैं। और जिस दफ़ा मैंने कहा कि लाइकली चांसेस है जहाँ से टेररिज्म है, देखें जब आप बिजी थे ईस्ट में तो उन्होंने 71 बंदे वहाँ से वेस्ट फैसिलिटेट करवाए ना, पेनिट्रेशन जो तश्कील एक पूरी आई थी, तो 2 दिन में वी किल्ड 71। तो इसी तरीके से प्रेजेंस है, और हमें पता है कि उनके कैंप्स अफगानिस्तान में भी है, राजस्थान इंडिया में भी है, फैसिलिटेटर्स का भी हमें पता है, हैंडलर्स का भी पता है, उनके लोकेशंस का भी पता है। सो देयरफॉर देयर इज लाइकली चांसेस है कि उन टारगेट्स पे भी स्ट्राइक्स होंगे। और बाकी मैंने आपको ये बताया है कि जो डैम वाला जो नीलम जलम वाला है वो एक सीरियस फैक्टर है, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड। इट शुड बी कंसीडर्ड। चौधरी साहब, आपका लॉ का बैकग्राउंड है, आप बताइए कि कौन कौन सी वायलेशंस की हैं इंडिया ने, और पाकिस्तान किस तरीके से उनको चैलेंज कर सकता है? ये देखो ना, सबसे पहले तो इंटरनेशनल लॉ की यही वॉयलेशन होगी ना कि आपने सिविलियंस जो हैं वहाँ उनके ऊपर अटैक कर दिया है, जो छोटा बच्चा शहीद हो गया है, जो
वहाँ पे खातून जो है वो शहीद हो गई हैं, और जो सारी कैजुअलिटीज़ हैं वो तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं। और आपने फिर पानी के ऊपर आपने जो हमारा एग्रीमेंट है वो वायलेट किया, आपने वॉर क्राइम्स कमिट किया है, वॉर क्राइम कमिट किया है बाय टारगेटिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन सिविलियंस को। और उसके बाद बुनियादी तौर के ऊपर तो देखो ना, ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो ये इन्होंने मस्जिदों को टारगेट किया है, ये क्यों किया है? मस्जिद को टारगेट किया है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है वो अपनी जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, जो कि बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी सीपी में उनको वोट दिलवाती है, वो वहां उन लोगों को बताना चाहता है कि देखो मैंने पाकिस्तान के अंदर भी मस्जिद को टारगेट किया है और हमने मुसलमानों को जो है इसका जो इसका जेनेसिस है ना, जो इस लड़ाई का, वो एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं है, वो बुनियादी तौर के ऊपर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है। जो इस वक्त इंडिया का मुसलमान है जो जिस इस फेज से गुजर रहा है, और आपने देखा ही है कि किस तरह लिंचिंग हो रही है, बीफ लिंचिंग हो रही है, उनको किया जा रहा है, जिस तरह से हेट के ऊपर डिविजिव पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी ने और हिंदू महासभा ने जो है वो चलाई है। अब उसका शाखसाना है कि वो इसको अब देखें ना, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर जो दो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं पाकिस्तान की, वहां तो जंग की करेंसी ही नहीं है। वहां तो लोग, आपने देखा होगा अर्नाब गोस्वामी ने जब वो लेके अपने कैमरामैन भेजे कश्मीर में और पंजाब में कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे रिकॉर्ड करे वीडियो, उनको बंदे ही नहीं मिल रहे थे कि वहां पे वो कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकें। वो तारीफें करना शुरू हो गए पाकिस्तान एयरफोर्स की। और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है जो पंजाब का, उसने तो कह ही दिया कि ये सारा फ्रॉड कर रहा है। फिर उस बेचारे पे सारे चढ़ गए, उसको वापस लेनी पड़ी स्टेटमेंट। लेकिन जो पंजाब में और जो इस वक्त कश्मीर में, साउथ इंडिया में ये करेंसी वॉर तो बिक ही नहीं रही है। सो ये 5-6 स्टेट जो जिनको काओ बेल्ट कहा जाता है या हिंदी बेल्ट कहा जाता है, वहां पे ये करेंसी बेच रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो है वो चूंकि चाहता यही है कि अमित शाह को बचाया जाए इस सारे ड्रामे से, क्योंकि फेलियर तो यूनियन गवर्नमेंट का है ना। 4 लोग जाते हैं 200 LOC से 200 किलोमीटर अंदर जाके, उन्होंने जनाब 26 बंदे आपके मार दिए, और वो यूनियन मिनिस्टर को कोई पूछ ही नहीं रहा। वो भी बच्चे और खवातीन और सिविलियंस। आई डोंट अंडरस्टैंड कि भारत को क्या ये इस बात पे वो कन्विंस कर लेंगे कि हमने सिविलियंस को मार लिया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन। वाइस मार्शल साहब, एक और सवाल भी ये है कि अब अगर पाकिस्तान जवाब देता है, ऑब्वियसली उसमें एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी। आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, किस तरह का अटैक हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से अगर हम जवाब देते हैं? फरीहा, हमारी रेड लाइन जो है वो है आबी दहशतगर्दी। इन्होंने जो थ्रेट दिया है हमारी पानी रोकने का, दैट इज़ अ रेड लाइन। उसके बाद आई थिंक रिस्ट्रेन तो छोड़ें, फिर विल बी ऑल आउट। देखिए, वो हमारी सर्वाइवल का है और हमारे पास फिर सब ऑप्शन है कि फिर उसकी कोई जिसमें होती लिमिट नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने हमारी सर्वाइवल को चैलेंज कर दिया तो फिर तो नेचुरली इट इज़, वो कहते हैं ना, नो डेड सोल्जर हैज़ एवर वन अ वॉर। तो फिर हम लोग वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे और उनको सबक सिखाना पड़ेगा। और इस वक्त आम आदमी जो स्ट्रीट्स में है वो यही कह रहे हैं कि अच्छा, नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। इस वक्त उसने पाकिस्तान को एक यूनाइटेड नेशन बना दिया है, एक मुल्क की तरह। सब, चाहे वो पठान हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, वो सब एक उस पे फ्रीक्वेंसी पे आ गए हैं कि इंडिया को सबक सिखाना चाहिए। तो उसने हमारे लिए एक बड़ी सर्विस कर दी है, अननोइंगली और नोइंगली। दूसरा, इसने अपनी आर्म फोर्सेस को भी खराब कर दिया है, क्योंकि इसने एयरफोर्स को इतना एम्बेरस कर दिया है। देखिए, ये ज़माना एयरफोर्स को इस तरह यूज़ करने का नहीं है कि आप स्टैंड ऑफ वेपन्स जाके एक मस्जिद को गिरा दें। इस वक्त ये एयर सुपरियॉरिटी का ज़माना है। एयरफोर्स पहले जाके एयर सुपरियॉरिटी एस्टेब्लिश करती है और फिर आर्मी आगे मूव करती है। ये टाइम चेंज हो गए। इसने एयरफोर्स को मोराल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया अपनी एयरफोर्स का, क्योंकि अब बिस्मिल्लाह करते ही उनके, आप सोचें, 5 जहाज़ और उसमें जो 4.5 जनरेशन का ट्राइड आउट राफेल, यानी कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा जहाज़ नहीं है, मैं कहूँगा नहीं, वो प्रूवन एयरक्राफ्ट है हर लिहाज से। लेकिन नेचुरली उसके लिए आपको उस तरह ही पायलट चाहिए कि वो कर्जियस और अगर आप ये सवाल पूछें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का मोराल कितना हाई कर दिया है नरेंद्र मोदी ने,
आई एम श्योर यू हैव एन आइडिया। मेरा ख्याल है स्काई इज द लिमिट। मैं तो अपने यंग ऑफिसर से जब मिलता हूं और जब अपनी एयरफोर्स के इस वक्त कमांड देखता हूं तो मुझे तो मेरा तो जैसे कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि ये क्या इन्होंने कर दिया है हमारे लोगों का। अब तो उनको रोकना मुश्किल हो रहा है और वो तो अब स्प्रिंग लोडेड हैं कि ये मौका दें और इनको ऐसा सबक सिखाएं कि वंस फॉर ऑल ये इनकी जो है ना ये अपनी ख्वाहिश कि वो इस इलाके के बदमाश हैं, उनको एक दफ़ा सबक सिखा दिया जाए कि ये पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो आपके आसपास है जिनको आप यानी थ्रेटन कर सकते हैं। वी कैन डिफेंड आवर सेल्व्स एंड नॉट ओनली डिफेंड्स, वी कैन टीच यू अ लेसन फॉर योर लाइफ। सो फवाद चौधरी साहब, बड़ी डिटेल में हमने हिंदुत्व पे बात कर ली, नरेंद्र मोदी की डॉक्ट्रिन पे बात कर ली। उसके माइंडसेट से अगर हम सोचें, क्या आपको लगता है कि ये रुक जाएगा मामला या मजीद एस्केलेशन नजर आ रही है इस वक्त? एक तो अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं हम सबको कहता हूँ कौम तो इकट्ठी थी। अनफॉर्चुनेटली आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आया उससे फिर बड़ी डिवीजन पैदा हुई है जो नहीं आना चाहिए था। बट नॉनदलेस इंडिया के ऊपर तो जाहिर है डिवीजन आप कह सकते हैं, लेकिन इस मामले पे सॉवरेनिटी पे तो इंडिया पे तो इकट्ठे ही है। हाँ, इंडिया पे तो इकट्ठे ही। देखिए, अब ये बड़ा एक सवाल है कि अगर आप इंडियन मीडिया इस वक्त देखें तो वो तो फतह के शादियाने ही बजा रहा है जी, और वो नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर बना के, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई अपने इस ऑपरेशन के ऊपर, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट की है। एक जगह उन्होंने बात की है लेकिन कोई डिटेल स्टेटमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी की नहीं आई है। अजीत डोवल की तरफ से एक ट्वीट या बयान उनका आया है कि हम मजीद इसको एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का कोई जवाब ना देना या बात ना करना, ये अभी इसको आप इंटरप्रेट करें तो मुझे यही लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अभी यहाँ पर जो है वो बस नहीं करेगा, एंड ही वुड लाइक टू इसको एस्केलेट करने के ऊपर जाएगा। एक क्वेश्चन मुझे एवीएम साहब से करने का आप इजाजत दें कि अगर लेट्स से ये वॉर बढ़ जाती है, न्यूक्लियर ऑप्शन कितने दिनों में आपको लगता है कि इस्तेमाल कर लेगा कोई, एक एस्टिमेट मिलिट्री का? देखिए, मैं कहूँगा कि खुदा ना खास्ता और अल्लाह ना करे कि वो उस ऑप्शन की तरफ जाना पड़े, लेकिन वो हमने डेकोरेशन पीस नहीं रखे हुए। अगर हमारे नेशनल सर्वाइवल का क्वेश्चन आया किसी स्टेज पे भी तो वो इसी दिन के लिए है कि डू एंड डाई वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंडिया में कुछ बैलेंस्ड आवाज़ें उठ रही हैं, उनका मीडिया उठा रहा है। मैंने अभी एक वीलॉग देखा है, प्रवीण सवानी है या कोई, जिसने उसमें ओपनली कहा है कि ये बहुत बड़ी हमाकत हो रही है और इन्होंने अपनी एयरफोर्स को एम्बेरस कर दिया है और इससे ये जो दहशतगर्दी है कश्मीर में ये बढ़ेगी, बिकॉज उनको पता चल गया कि ये खुद कंफ्यूज हैं, ये खुद इनको समझ नहीं आ रही। और मेरा ख्याल है कि गुड सेंस यू नो should prevail. Thank you so much AVM Iftikhar Gul and Fawad Chaudhry साहब for joining us on the program। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामले पर नजर डालेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। कल रात पाक भारत जंग में एक बार फिर फिजाई महाज पर भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान के F-17, J-10C और F-16 तैयारों ने भारत की अरबों डॉलर की राफेल तैयारों की सरमायाकारी को गर्क कर दिया। कल रात भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 5 तैयारे मार गिराए गए। चंद साल कबल जब भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे थे तो उस वक्त उनकी सलाहियतों के हवाले से बड़े बड़े दावे किए थे। जरा देखिए, नतीजा तो मुख्तलिफ निकल आया। पहले 1 गिराया था, अब 5 गिर गए। लेकिन भारतीय अखबार दी हिंदू ने पहले अपनी खबर में 3 तैयारे गिरने की तस्दीक की, लेकिन बाद में इस खबर को हटा लिया गया। इब्तदाई तौर पर दी हिंदू ने खबर शाया की कि पाक फिजाइया ने 3 भारतीय जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं। ताहम कुछ देर बाद वेबसाइट पर मौजूद खबर क्लिक करने पर गायब हो गई और तफसीलात नजर आना बंद हो गई। इसके बाद खबर मुकम्मल तौर पर वेबसाइट से हटा दी गई थी। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी गायब कर दी गई, जिससे अंदाजा होता है कि भारतीय मीडिया शदीद हुकूमती दबाव में है। भारतीय मीडिया ने तैयारे गिरने की तस्दीक किस तरह से की वो भी देख लीजिए।
बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने 3 भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक की। रॉयटर्स के मुताबिक 4 भारतीय सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हवाई हमले के बाद दिफाई कार्रवाई के दौरान पाक फौज ने 3 भारतीय तैयारों को निशाना बनाकर मार गिराया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से खबर दी है कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा मार गिराया है, जिसका मलबा भी मिल गया। सबूतों से वाज़ेह है कि ऑपरेशन में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान हुक्काम के मुताबिक भारत के 5 तैयारे मार गिराए गए हैं, जबकि भारत 3 तैयारे तबाह होने का एटलीस्ट इतराफ़ करा है। 2 का मलबा भी मिल चुका है। दिफाई माहिरीन ने तस्दीक की है कि 1 मलबा राफेल तैयारे का साबित हो चुका है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारत में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। BBC के रिपोर्टर ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा का दौरा किया। BBC के रिपोर्टर ने वहाँ क्या देखा, लेट्स हैव अ क्विक लुक। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरफंत सिंह पन्नू ने भारत के पाकिस्तान पर हमले की खुलकर मजम्मत की है और बदला लेने का मुतालबा किया है। उनको भी देखिए। गुरफंत सिंह पन्नू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तुसी कह रहे हो बदला लो। पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे और 7 ड्रोन गिरा देते, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर देता, हले होर बदला लेना चाहिए। जी भैन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਫਾਰ ਆਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਫਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਗ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਜੰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾइफल ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ मिग ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तबाह कर दो। राइट। सो आपने पाकिस्तान के भारत के अगर अटैक करे तो कहाँ निशाना लेना चाहिए पाकिस्तान को? देखो अज जिहड़ा है वो जंग लड़ी जाती है दिमाग दे नाल। हथियार दिमाग दा है, तुसी हिट कित्थे करना है। सब तो ज़्यादा हिट करन दी जरूरत है कि तुसी अपनी पाकिस्तान दी सरकार ते पाकिस्तान दी फौज इस वक्त एक रेजोल्यूशन जिहड़ा UN सिक्योरिटी काउंसिल च लैके आवे। यूज द मोस्ट इंपोर्टेंट वैपन ऑफ द सेंचुरी, दैट इज ए पेन एंड ए डेमोक्रेसी एंड ए पीसफुल वे टू डिसइंटीग्रेट यूनियन ऑफ इंडिया। तुसी खालिस्तान दा रेजोल्यूशन लैके आना, बाकी साडा काम है। जे यही भारती हुकूमत तुहाडे गोडियां ते पैरां ते ना पै गई, तुसी साडे कोल आना। सिर्फ एक काम करन दी जरूरत है पाकिस्तान नूं कि अज सुनेहा पाकिस्तान दी सरकार ते फौज लगाए पंजाब दे नां ते, सिक्स फॉर जस्टिस दे नां ते, कि तुसी साडे नाल इस जंग दे विच इट वांगू खड़े हो। असी तुहाडे पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आज़ाद कराउण लई सिੱਖ दे नाल हां। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ है और रहेगा। बट आपने कहा, तुसी क्या कि भारतीय फौज में मौजूद पंजाबी जवान
और पंजाब की अवाम और पाकिस्तान भारत जंग का हिस्सा ना बनन, कोई रिस्पॉन्स मिलिया थानू इस स्टेटमेंट का? बिल्कुल, मैं थानू ऑडियोज रिलीज कर चुका। थाउजेंड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਏ, ਮਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ, ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 50,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। राइट, सो जैसे भारत में हम देख रहे हैं कि अक़लियतों को, मिनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह से माजी में गोल्डन टेम्पल पर हमला किया गया था, कल मसाजिद पे हमला कर देता है। सो ए प्लान्ड है कि जो जगह नमाज पढ़न दी है या इबादत करन दी है, टेम्पल है और मस्जिद है, उन्होंने निशाना बनाना है। क्यों? क्योंकि तुसी इन्हां दी साइकोलॉजी देखनी है कि दुनिया दे विच ਜਦੋਂ 2000 ਹੋਇਆ, 2001 9/11, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ 5th ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੀਡ ਕਰੇ। 50 ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਣ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ इस हिंदुस्तान ਦੇ ਨਾਲ नहीं रहना चाहता, इसका हिस्सा नहीं है, उत्थे जड़ा रेफरेंडम करवाया जाए। राइट, सो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान के जवाबी हमलों में सिख गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ही पाकिस्तान ने अटैक किया है। क्या कहेंगे आप इस प्रोपेगेंडा पर? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੁੰਛ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੰਛ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, 3 ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭੜਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। सो नरेंद्र मोदी के माइंडसेट से सोचें वो की जान देने की किस हद तक जाएगी ये जंग? देखो ये नरेंद्र मोदी का माइंडसैट नहींगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ
ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। राइट, सो पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडियन तैयारी गिराए, क्या फीलिंग है इस वक्त इंडियन फोर्स में, एयरफोर्स में? देखो, एयरफोर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। राइट, थैंक यू सो मच गुरप्रीत सिंह पुन्नू साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यकीनन अब एक मिक्स फीलिंग नज़र आ रही है, लेकिन इस मामले में यूनानिमस है कि जो पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ेगा। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।